अब हम आपको दिखाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी वहां पहली बार डबल इंजन सरकार बनाने की तैयारियों में है, लेकिन विपक्ष अब भी बीजेपी की इस जीत को वोट चोरी, धांधली, बेईमानी की जीत बता रहा है। पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बंगाल का चुनाव लूटा गया। अब कोलकाता पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बंगाल के चुनाव को लोकतंत्र की हत्या बता दिया। हालांकि ममता बनर्जी ने अभी तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन राज्यपाल आरएन रवि ने बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है। You fought very well. आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है। आप हारे नहीं है। 0 + 0 = 0. 0 × 0. Result is 0. Two vanquished cannot make any victor. कोई जीतता है, कोई हारता है। चुनाव में यही तो होता है। लेकिन बंगाल के चुनाव ने कुछ ऐसे सवाल पैदा कर दिए हैं मानो हर बार हार स्वाभाविक नहीं होती। यानी हार जीत में जनता की भूमिका से इतर तंत्र की भूमिका भी बड़ी हो जाती है। कम से कम ममता बनर्जी के इल्जामों ने और विपक्ष के सवालों ने तो यही आशंका पैदा कर ही दी। हार के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे अखिलेश ने तो बिना लाग लपेट ये दावा कर दिया कि बंगाल का चुनाव लूटा गया है और इसका ट्रायल यूपी में भी हो चुका है। और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है। दीदी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी और आज हम लोगों को सबको मिलकर के जो इलेक्शन में बेईमानी हुई है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ईमानदारी से इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन कराया तो वो जीती। और इस बार जो मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है इलेक्शन में, कोई कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उनके संगी साथी, खुफिया लोग, अंडरग्राउंड लोग मिलकर के इस तरह का चुनाव करेंगे। अभी तक तो हम ये सुनते थे कि जो आज बंगाल करता है वो देश कल करता है, लेकिन बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में किया बेईमानी, वो एक ट्रायल था उनका, और उससे सीख करके पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। सेंट्रल फोर्स हो, इलेक्शन कमीशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, यूपी का चुनाव भी बड़े करीब से देखा है मैंने। न जाने कितने अधिकारियों की हम शिकायत करते थे, न कभी डीजीपी हटा, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटे, न कोई डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी हटाया उन्होंने। लेकिन जब बंगाल का चुनाव हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली उन्होंने अपना बनाया और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है। कोलकाता पहुंचते ही अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी नेताओं के बयान को नफरती बताया तो लगे हाथ बीजेपी को लोकतंत्र के लिए हानिकारक भी बता दिया। चुनाव हम सब ने देखा और चुनाव को बहुत करीब से मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि जिस तरीके से बंगाल का चुनाव होने जा रहा था और जो भाषा, जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का था, और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बंगाल में किया है, उत्तर प्रदेश में उससे कम किया उन्होंने, लेकिन ट्रायल वहीं पर किया। हालांकि बंगाल में इससे भी खतरनाक तस्वीरें आई होंगी, जो मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपको। ये तस्वीर वो है जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ था। फोर्सेस को लगा करके लोगों को वोट रोका गया, वोट नहीं डालने दिया, और चिन्हित कर करके कि कौन सा वोटर समाजवादी पार्टी का है उसको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। और बंगाल में जो हुआ है, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का रास्ता निकाला है। इतना लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को डैमेज किसी ने नहीं पहुंचाया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है। अखिलेश यादव ने दो टूक कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी की आंखों में खटकती है
क्योंकि वो महिला हैं और बीजेपी को महिलाओं से परेशानी है। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की सोच ही पुरुषवादी है, वो महिलाओं को दरकिनार करने की आदी है। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं इसलिए क्योंकि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय जनता पार्टी सामंती सोच की है। इनके संगी साथी पुरुषवादी लोग हैं। ये कभी भी नारी को और महिला को बढ़ते हुए नहीं देख सकते और ये हम लोगों ने पूर्व में भी देखा है। याद कीजिए, राजस्थान में एक पूर्व मुख्यमंत्री को इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और दिल्ली में भी अगर कोई मुख्यमंत्री बना है तो वो आधी अधूरी मुख्यमंत्री हैं। हालांकि बंगाल में अखिलेश यादव के कदम पड़ते ही बीजेपी नेताओं ने चुटकी लेना शुरू कर दिया। बीजेपी के अधिकतर नेता गणित का फॉर्मूला समझाने लगे। मसलन 0 और 0 मिलकर 0 ही होते हैं। पराजित लोगों की टोली किसी को विजेता नहीं बना सकती। 0 + 0 = 0. 0 result is 0. Two vanquished cannot make any victor. यहां पर मतदान हुआ जरूर है लेकिन लोगों ने अपनी इच्छा से कम दबाव में ज्यादा मतदान किया है। इतनी नफरत भरी नकारात्मक राजनीति, जहर घुली हुई राजनीति भारतीय जनता पार्टी बंगाल में करेगी ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। जितने भी इनके स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी इनकी लीडरशिप है, आप देख लीजिए क्या। और ये तो एक तस्वीर दिखाई थी मैंने आपको। दूसरी तस्वीर भी आपको याद होगा दूसरी तस्वीर भी आपको। ये मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया की तरह काम हुआ है जिनका काम यह है कि निष्पक्ष चुनाव हो। उन तमाम संस्थाओं ने अपना क्रेडिबिलिटी खो दी। लोकतंत्र था क्या बंगाल में, तो फिर इतनी फोर्स क्यों मंगाई गई? क्यों अदालत में भागती है ममता बनर्जी? इसलिए जो पास्ट हैं। अब अखिलेश जी तो पहले आए थे, दीदी को हरा के गए, अब बचा ही क्या है? कुछ तो है नहीं। देखिए, ममता जी संविधान को नहीं मानते। उन्होंने बयान दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। जो संविधान को नहीं मानता उसके साथ देने के लिए अखिलेश जी जा रहे हैं। ये संविधान की बात करते हैं तो ये भी संविधान को नहीं मानते हैं। ऐसा संदेश देने के लिए बंगाल ये जा रहे हैं और इनके जाने से कोई असर बंगाल में न पड़ना है न यूपी में पड़ना है। हारे हुए पार्टी दूसरा हारे हुए पार्टी का आंसू पोंछेगा, इसमें क्या नया बात है? अभी आया अखिलेश ममता जी को आंसू पोंछने के लिए, ममता जी जाएगी स्टैलिन का आंसू पोंछने के लिए, यही तो होगा। अखिलेश यादव ने चुनावी हिंसा और टीएमसी नेताओं को मिल रही कथित धमकियों को लेकर भी बीजेपी को निशाना बनाया। लेकिन बीजेपी ने दावा किया कि हार के बाद भी टीएमसी की गुंडागर्दी जारी है और पुलिस अब भी टीएमसी के कथित गुंडों पर एक्शन नहीं ले रही। हम लोग भी सरकार में आए और सरकार से गए। कभी कभी किसी पॉलिटिकल वर्कर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ। चाहे हमारे साथी अभिषेक हों, आदरणीय दीदी हों, उनको सिक्योरिटी की थ्रेट हो, जिन्होंने इतनी सेवा की हो लोगों की, आखिरकार किसकी ताकत की वजह से ही कर रहे हैं। और मैं तो वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो कभी यूपी में तस्वीरें बनी थी। ये शायद तस्वीर आपने सबने देखी होगी। ये तस्वीर तो देखी होगी आपने। इससे ज्यादा भयानक काम यहां हुआ है। अगर बुलेट्स के डरा करके वोट डाला जाएगा तो कौन जीतेगा? आप बुलेट से डरा रहे हैं वोट के लिए और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी के सहारे पे काम कर रहा है। जब बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हुआ था,
मैं लोकसभा में अपने सभी मेंबर्स को लेकर के कफन लेकर के गए थे हमारे सांसद, और इसलिए लेके गए थे कि स्पीकर को दे दें जिससे कि इलेक्शन कमीशन तक ये चला जाए, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ही मर गया है। तो हिंसा करते थे वही लोग कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। पुलिस पहले जैसा चूड़ी पहन के बैठी है, पुलिस को कोई एक्टिविटी नहीं देख रहे हैं। तो पुलिस अगर एक्टिव हो जाता तो ये दिन देखना नहीं आता है। हम लोग सोचे थे चलो सरकार गई, पुलिस की नींद खुल गई होगी, नहीं खुली अभी तक। पुलिस को अपने स्वरूप में आना चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव जब कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंचे, उससे पहले बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा समझे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या से सियासी माहौल तीखा हो चला था। चंद्रनाथ रथ को कोलकाता के मध्यम ग्राम में गोलियों से भून दिया गया। रथ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रथ की कार चला रहे ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। बीजेपी ने इस हत्या के लिए टीएमसी को कसूरवार ठहराया, लेकिन अखिलेश ने सवाल दागा कि अभी तो सब कुछ केंद्र के हाथ में है, तो फिर टीएमसी को कसूरवार कैसे ठहराया जा सकता है? जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसका निंदा करने का कोई भाषा नहीं है। एक रात वो मतदान करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के बड़े बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। जिस बंगाल को कभी बीजेपी के लिए सबसे कठिन राजनीतिक जमीन के तौर पर देखा गया, वहां जीत के बाद पार्टी का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर बीजेपी को रोका कैसे जाए, क्योंकि बंगाल के नतीजों ने विपक्ष की एकता, नेतृत्व और रणनीति तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बंगाल में बीजेपी की जीत ने यह साफ कर दिया है कि अब पार्टी सिर्फ हिंदी पट्टी तक सीमित नहीं रही। बीजेपी ने बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी की राजनीति को हिंदुत्व और वेलफेयर के बड़े नैरेटिव से काउंटर किया। मुफ्त योजनाएं, मजबूत संगठन और हिंदुत्व की भावनात्मक राजनीति, इस तिकड़ी ने बीजेपी को बंगाल में ऐतिहासिक बढ़त दिलाई। बंगाल का किला फतेह, पूर्वी भारत में बीजेपी का विस्तार, हिंदुत्व प्लस वेलफेयर, जीत का फॉर्मूला। क्या अब दक्षिण है अगला टारगेट? सबसे बड़ा संदेश ये गया कि भाषा और क्षेत्रीय पहचान से ऊपर भी एक राजनीतिक पहचान तैयार की जा सकती है। यानी जिस तरह बंगाल में हिंदुत्व ने अपनी जगह बनाई, उसी तरह दक्षिण भारत की राजनीति को लेकर भी बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा। हालांकि विपक्ष बार बार एसआईआर के जरिए बीजेपी पर जीतने का आरोप लगा रहा है, लेकिन हकीकत तो यह भी है कि बीजेपी जितने वोट से जीती, इतना ही वोट पश्चिम बंगाल में टीएमसी से अलग बाकी पार्टियों ने प्राप्त किया। बंगाल जैसा राज्य जीतने के बाद, जिसे कहा जाता था कि बंगाल जीतना जो है टेढ़ी खीर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस बंगाल में 2/3 बहुमत प्राप्त करना, असम में 3/4 बहुमत प्राप्त करना, पूरा ईशान्य भारत जीतना, दक्षिण पुडुचेरी जैसी स्थिति जो है राज्य में दूसरी बार सरकार बनाना, तो भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय दल होने का गौरव हासिल है। जो इनलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स है, टेररिस्ट एक्टिविटी में, देश विरोधी गतिविधि में जो इसमें भाग लेता था, ऐसे लोगों को भी तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के कई पार्टियां सपोर्ट करते थे। इसके कारण आज जनता ने कांग्रेस पार्टी को, एक्सेप्ट इन केरला, एवरीवेयर कांग्रेस और तृणमूल को इन वेस्ट बंगाल दे हैव रिजेक्टेड। बंगाल की जो डेमोग्राफी बदली है, जिसके कारण पूरे देश में जो खतरा है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो
दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे वो गुजरात हो या आसाम हो, उन सबों पर जो है निजात होगा। ये तो एकदम सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के गठजोड़ चुनाव करा रही है, तो उसमें तो कोई चुनाव जीत ही नहीं सकता। और जैसे बिहार हुआ उसी सेम पैटर्न पर बंगाल में ममता जी को बाहर किया गया। ममता बनर्जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एसआईआर हुआ, समझे, स्टालिन के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एसआईआर हुआ, और क्या हुआ, दोनों हार गए। इसका तो हम लोग को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्यों इस कदर हम लोग के सीट्स हारे हैं। अब बहुत जगह पे स्लो काउंटिंग हुआ, अब स्लो काउंटिंग के दौरान कहीं पे कुछ गड़बड़ किया गया कि नहीं, ये भी छानबीन करने की जरूरत है। लेकिन हम लोग हारे हैं, ये बात सच है। लेकिन बंगाल के नतीजों ने विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी भी उजागर कर दी। बीजेपी विरोधी वोट एकजुट नहीं हो पाए। कांग्रेस, वाम दल और क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग लड़ती रहीं और बीजेपी इसका फायदा उठाने में सफल रही। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष एकता की बात करता है, लेकिन राज्यों में वही दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। यही वजह है कि बीजेपी का वोट लगातार मजबूत हो रहा है, जबकि विपक्षी वोट बिखर रहा है। अब विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ गठबंधन बनाने की नहीं, बल्कि साझा नेतृत्व और साझा नैरेटिव तैयार करने की है। कंबाइंड असर है इसमें, जो एसआईआर का ऑपरेशन चला, जिसमें बड़ी संख्या में डेड वोटर्स हटे, शिफ्टेड वोटर्स हटे, और साथ में इनको जो वोट मिलना था वो मिला। और अगर ये एकजुट भी होते तो वो एंटी टीएमसी वोट थे, एंटी टीएमसी वोट फिर से वो बीजेपी के साथ खिसक सकते थे। बंगाल की जीत ने बीजेपी को यह भरोसा दे दिया है कि अब देश का कोई भूगोल उसके लिए राजनीतिक रूप से अछूता नहीं बचा। लेकिन विपक्ष के लिए यह सिर्फ एक हार नहीं बल्कि चेतावनी है। अगर विपक्ष ने समय रहते साझा रणनीति, साझा नेतृत्व और बीजेपी के मुकाबले मजबूत वैचारिक नैरेटिव तैयार नहीं किया, तो आने वाले समय में बीजेपी के लिए नए दरवाजे खुलते जाएंगे और विपक्ष के लिए राजनीति की खिड़कियां भी बंद हो जाएंगी। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24।